नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज लखनऊ से एक बार फिर आप लोगों के साथ अपने रैखिक समीकरण के दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 कक्षा 10 के भाग 4 अर्थात अंतिम भाग के साथ आप लोगों के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, आज हम लोग इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने अंत में आखिरी में एक प्रश्न आपके साथ हल किया था, शाब्दिक प्रश्न, शाब्दिक समस्याएं, जिसमें हमने समीकरण बनाया था और हमने समीकरण को उसके पश्चात हल किया था। उसी में आज हम उसी प्रश्न से आज फिर प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण के साथ हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आज हमको डिस्कस करनी है वो शाब्दिक प्रश्न के साथ करनी है। बच्चों, मैंने प्रश्न आप लोगों को पिछली बार दिया था, अंत में आखिरी में एक गृह कार्य था आपको वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए। आशा है आप लोगों ने उसको हल कर लिया होगा और आपको वज्रगुणन विधि बहुत अच्छे से अब समझ में भी आ गई होगी। अब बच्चों, आज हम लोग जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें हमें शाब्दिक प्रश्न का पुनः अवलोकन है। मैंने अभी जैसा आपको बताया, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण बच्चों कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हमको जो प्राप्त हो रहे हैं, जो हम लोग को मिलते हैं, हम लोग हल कर रहे हैं, वो साधारण रूप से तो कैसे हैं, रैखिक हैं। लेकिन कई बार ऐसे समीकरण प्राप्त होते हैं जो सामान्य रूप से देखने में रैखिक नहीं होते हैं, लेकिन उनको उपयुक्त प्रतिस्थापनों के द्वारा हम लोग रैखिक युग्म के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो आज इसके ऊपर भी हम एक चर्चा करेंगे कि दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण कैसे होंगे, तो उसको हम कौन से प्रतिस्थापन या क्या समझ के करेंगे इसके बारे में। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी का प्रश्न, आज के भाग का अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और उसके पश्चात ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने आज की क्लास को। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे प्रश्न सामने आप देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले, सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आज उनकी आयु कितनी है, ये बताना है। अब बच्चों बड़ा मुश्किल है, प्रश्न 2 बार पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि हम इससे कहना क्या चाहते हैं, इस प्रश्न में पूछना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए बच्चों ऐसे समझा जाए, मान लीजिए आज आपकी आयु 10 वर्ष है, तो आज से 5 साल पहले कितनी थी, तो आप 10 में से 5 घटा देंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि आज से 7 साल बाद कितनी होगी, अगर आज 10 है तो 7 साल बाद कितनी होगी, आप 17 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है। अगर किसी की आयु आज 13 वर्ष है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी, तो 4 घटा दीजिए। बस यहां हमें इसी बात को ध्यान रखना है, लेकिन हमें आज की वर्तमान आयु दी नहीं है। तो आप जानते हैं जब हमें ऐसे प्रश्नों में जो चीज नहीं दी जाती है उसे हम लोग मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं बच्चों, क्या मानते हैं, एक्स और वाई। तो यहां कौन कौन है, हमारे पास 2 लोग हैं, इस प्रश्न में 2 व्यक्ति हैं, एक नूरी और एक सोनू। हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x वर्ष। इसके बाद हम सोनू की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष। अब बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे आपसे प्रश्न में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कही गई 5 वर्ष पूर्व की और दूसरे वाले में हमसे कहा गया 10 वर्ष पश्चात की। तो हमें इन दोनों, नूरी और सोनू, दोनों की आयु हमें 5 वर्ष पूर्व भी ज्ञात करनी है और 10 वर्ष पश्चात की भी ज्ञात करनी है। तो आप ऐसे लिख लें, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। पहले ये सभी चीजें ज्ञात कर लें। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, नूरी की आयु आज x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 5 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, y माइनस 5 वर्ष। इसके बाद आपसे कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम 10 वर्ष पश्चात भी इनकी आयु ज्ञात कर लें। 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु कितनी है बच्चों? नूरी की आयु कितनी होगी बच्चों? नूरी की आयु हो जाएगी, अब आज अगर x है तो 10 वर्ष पश्चात हमें 10 इसमें जोड़ना है, तो x प्लस 10 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? y प्लस 10। अब हमारे पास 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु ज्ञात है और 10 वर्ष पश्चात भी ज्ञात है। अब हम अपने प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो पहली स्थिति क्या है? प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में देखिए क्या लिखा जा रहा है। प्रथम स्थिति कहती है कि नूरी की आयु कब? 5 वर्ष पूर्व, मतलब इस वाले दशा की हम बात करेंगे। क्या है? नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु x माइनस 5 किसके बराबर? सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब सोनू की आयु y माइनस 5 इसका 3 गुना अगर हम कर दें तो नूरी की आयु के बराबर होगा। बस हमारा इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, समीकरण मिल जाएगा बच्चों। और आप x और y के पद एक तरफ कर लें और अचर पदों को एक तरफ कर लें तो आपको यह समीकरण प्राप्त हो जाएगा, पहला समीकरण। दूसरी स्थिति क्या कहती है बच्चों? दूसरी स्थिति ने कहा है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात का मतलब कौन सी? ये वाली हो गई। तो अब क्या कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पुनः नूरी की आयु मतलब x प्लस 10 किसके बराबर? सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु कितनी है? y प्लस 10, इसका 2 गुना कर दीजिए, क्या मिलेगा? ब्रैकेट खोलने पर x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। एक तरफ पदों को कर लें तो x माइनस 2y बराबर 10। यह समीकरण 2 हो गया बच्चों। पहला समीकरण यह है और दूसरा समीकरण बच्चों हमें यह प्राप्त हुआ। हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। अब देखिए कितना आसान है, यहां आपके लिए बहुत आसान हो गया। इस पहले समीकरण में x का गुणांक 1, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1, दोनों पहले से बराबर हैं। विलोपन विधि बहुत आसानी से लग जाएगी और आप दोनों समीकरणों को सिर्फ लिखना है। आप लिख दीजिए, हमने ये लिखा और यहां हम लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 10। और हम x के दोनों पद देखेंगे तो समान हैं और चिन्ह भी बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह परिवर्तित होते हैं। इससे x कट जाएगा और यहां माइनस 3y और ये प्लस 2y हो गया, तो हमारे पास घटने के बाद माइनस का y बचेगा और ये दोनों माइनस के हो गए तो जुड़ जाएंगे। चिन्ह माइनस का रहा, इधर और इधर से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब y का मान यदि 20 है तो समीकरण 1 या 2 से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या मिलेगा? x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, मतलब x माइनस 60 बराबर माइनस 10। तो x का मान कितना आया बच्चों? 50। और x आपने क्या माना था? नूरी की आयु। और y हमने क्या माना था? सोनू की आयु। इसका मतलब कि नूरी की आयु कितनी हो गई? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 ईयर्स, 50 वर्ष, 50 ईयर्स। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? यह उसकी प्रेजेंट एज होगी, वर्तमान आयु होगी, और वो हमने y का मान कितना निकाला है? 20। तो 20 ईयर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो देखिए ये प्रश्न है। अभी हम एक और प्रश्न इस पर हल करेंगे, बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर हल करने के लिए होता है। अब बच्चों हम उस पर चर्चा करें कि समीकरण अगर रैखिक नहीं है तो हम कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए मैंने कहा था कभी कभी समीकरण युग्म रैखिक नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? उनके उपयुक्त प्रतिस्थापनों के द्वारा उसे परिवर्तित करेंगे। देखिए उदाहरण के जरिए मैं आपको इसको दिखाता हूं। पहला समीकरण देखिए बच्चों, 2/x लिखा है, 2/x है जब, और यहां प्लस 3/y है और ये इक्वल टू 13 है। और दूसरे वाले समीकरण, ये पहला हो गया, और दूसरा 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 हो गया। तो हमें हल करने में बच्चों समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये पहले तो आप ये निर्धारित कर लें कि ये रैखिक नहीं है। क्यों? क्योंकि रैखिक होने के लिए x और y की घात को कितना होना चाहिए? 1, जो कि यहां नहीं है। हम इसको कैसे बनाएं? तो देखिए हम एक
अपॉन एक्स, 1/x को कुछ मान लेते हैं, u मान लें, और 1/y को हम v मान लें। तो हमारा पहला समीकरण बच्चों क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा प्लस 3v हो जाएगा इक्वल टू 13। इसको 3 नंबर कर देते हैं, और दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब देखिए हमारे ये दोनों समीकरण किस में परिवर्तित हो गए, ये रैखिक में परिवर्तित हो गए। क्या करना होगा, समीकरण 1 को हमें 3 को भाग देना होगा, जिसको हम कैंसिल आउट करना चाहें तो हम 4 से एलिमिनेट करना है, तो हम v को एलिमिनेट करते हैं, तो इस समीकरण को 4 से, और दूसरे वाले समीकरण को किससे, पहले वाले के v के गुणांक से, तो 3 से गुणा कर दें। तो जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा पहला समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, 8u प्लस 12v इक्वल टू 13 4 जा 13 गुणे 4 52 होता है बच्चों। और दूसरे समीकरण में आएंगे तो 15u माइनस 12v 3 इंटू 4, और 3 से -2 को करेंगे तो -6। अब आप देखेंगे ये दोनों समान हैं और चिन्ह विपरीत हैं, तो ये कट गया, जोड़ना होगा। 15 और 8 को जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा मुझे, 15 और 8 होता है 23, तो 23u हुआ। और इधर आप 52 में से 6 को घटाएंगे तो 46 होगा, तो u का मान कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इस u के मान को समीकरण 3 या 4 में हम कहीं रख दें तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 प्लस 3v बराबर 13। तो यहां से 3v कितना हो जाएगा, ये 13 और 4 इधर आएगा, 2 इंटू 2 4 हुआ, इधर आके घटेगा तो 9 आएगा, तो v का मान कितना हुआ, 3। लेकिन प्रश्न बच्चों u और v का नहीं था, प्रश्न x और y का था। तो आपका उद्देश्य u और v निकालना नहीं है, आपका उद्देश्य क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x और y को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए हमने क्या बताया है यहां पर, 1/x कितना है, u है, और हमने u का मान कितना निकाला, 2, तो इसका मतलब 1/x बराबर कितना हुआ, 2। इसी तरह से 1/y v है, और v कितना निकला, 3, तो इसका मतलब 1/y अगर 3 है तो y कितना हो जाएगा बच्चों, ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/3, और यहां से इसका व्युत्क्रम लेंगे तो x का मान 1/2, तो x का मान इतना, y का मान इतना, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हमने यहां पर इसको परिवर्तित कर लिया, किसमें, रैखिक समीकरण में। थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न, और थोड़ा सा स्तर को बढ़ाते हुए, ये आसान थोड़ा सा था, अब थोड़े से और अच्छे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसके दूसरे भाग की ओर। और ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि इससे संबंधित हमारे पास कुछ शाब्दिक प्रश्न भी बन सकते हैं जिसमें इस प्रकार का समीकरण बनता है। आइए देखिए बच्चों, जो हमारा पहला समीकरण है दूसरे में, वो 10/x + y है, यहां दोनों एक साथ आ रहे हैं, और 2/x - y है। अगर बच्चों ये ऊपर दिए होते न्यूमरेटर अंश में तो हम कह देते रैखिक है, लेकिन नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हमको जो दिया है, तो हम क्या करें, वो ये दिया है, इसमें जो ये अपॉन में x + y है, हमें इसे बदलना होगा और रैखिक लाना है। तो आप क्या करें, जैसे पिछले वाले प्रश्न में हमने 1/x और 1/y को माना था, उसी प्रकार हम 1/x + y को क्या मान लें, u मान लें, और 1/x - y को v मान लें। तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 10u + 2v = 4। ये हमारा समीकरण हो गया। अब हम दूसरे समीकरण की बात करें, वो क्या दिया था, 15/x + y माइनस 5/x - y = -2। इसमें भी अगर यह प्रतिस्थापन किया जाए तो यह बन जाएगा 15u - 5v = -2। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब आप इन दोनों को आसानी से हल कर लीजिए। क्या मिलेगा बच्चों, हमें क्या मिल जाएगा, u और v का मान। तो हम समीकरण 2 को किससे हल कर दें, आसान पद कौन से हैं, गुणांक किसके हैं, v के। तो हम इस वाले को, पहले समीकरण को दूसरे के गुणांक से, मतलब 5 से, और दूसरे वाले को पहले के गुणांक से अर्थात 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए पहला समीकरण अब क्या बन जाएगा, 20u प्लस, सॉरी ये 50 आप 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये 50 हो जाएगा, 50u प्लस 5 2 जा 10v = 5 4 जा 20 हो जाएगा बच्चों। और यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 से 15 होगा, तो कितना हो जाएगा, 30u, फिर -10v =
4। अब आप देखिए ये बराबर हैं और इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो ये क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब तो ये हो जाएगा 50 और 30 मिलके 80u और इधर आपका ये माइनस हो जाएगा 16। तो u का मान कितना आएगा बच्चों, 16/80 अर्थात 1/5। इस मान को आप समीकरण 1 या 2 में कहीं भी लिख लें। हम समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं। जब हम यहां लिखेंगे बच्चों तो ये क्या मिलेगा, 10 देखिए गुणे 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4 है। ये 5 से 10 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा और आपको क्या मिलेगा, 2v इक्वल टू 2। ये 2 इधर आएगा तो 4 में से माइनस, मींस v की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप देखिए आपने इसको क्या माना था, u, और इनको क्या माना था, v। अब हमारा जो नया समीकरण होगा वो बच्चों देखिए क्या मिलेगा, 1/x प्लस वाई। हमने u माना है और u का मान कितना है, 1/5 है। इसी प्रकार 1/x माइनस वाई को हमने क्या लिया है, v, और v का मान कितना है, 1 है। अब हम दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लें, इसके अपॉन में 1 है तो यहां से हमारा समीकरण क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और यहां से क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये दोनों हमारे एक्स वाई हो गए, मतलब रैखिक के अंदर रैखिक फिर बन गया और इनको हल करना तो बहुत आसान है। देखिए x प्लस वाई, क्योंकि यहां पे आपके गुणांक पहले से बराबर हैं और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। हम दोनों को ऐड कर दें, जोड़ दें तो ये 2x इक्वल टू 6। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3, और हम इस x के मान को यहां रखें या इसमें यहां रखें, अर्थात समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में भी रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, y का मान, मतलब समीकरण 3 में रखने पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आएगी 2। तो हमारा उत्तर क्या निकला, हमारा आंसर फाइनली क्या निकला, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे प्रश्न हमें परिवर्तित करने को मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों, जिसमें हमने समीकरण रैखिक बनाया, फिर हमें उससे मिलने वाले मान को जब हमने रखा तो पुनः हमारे पास रैखिक समीकरण हुआ और फिर हमने उसको हल किया तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हुआ। अब इसी से संबंधित हम एक और प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी अगला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों देखते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहां एक चित्र है, इस चित्र में आप नाव देख रहे होंगे और यहां भी एक नाव देख रहे होंगे। एक नाव इधर की तरफ चल रही है और एक नाव इधर की तरफ चल रही है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि यह बच्चा इधर से नाव लेकर गया और फिर इधर से वापस आ रहा होगा। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि इसकी धारा ऐसे बह रही हो, ऐसे धारा बह रही होगी। जब ऐसे धारा बहेगी तो पहली दशा में वो क्या कर रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है और फिर धारा के विपरीत आ रहा है। और आप जानते हैं कि धारा की दिशा में जब हम चलते हैं तो हमें धारा का जो प्रवाह है वो भी हमें सहयोग करता है और हमारी गति बढ़ जाती है, और हम जब विपरीत चलते हैं तो हमारी गति कम हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम लोग गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज लू चल रही होती है और हम साइकिल से जा रहे होते हैं मेहनत करते हुए, तो हमें तब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जब हम हवा के विपरीत साइकिल चलाते हैं, और जब हवा के साथ हम लोग चलते हैं, हवा की दिशा में हम लोग अपनी साइकिल चलाते हैं और पैडल मारते हैं, तो हमें मेहनत कम करनी पड़ती है और हवा का जो गति है वो भी हमें सहयोग करती है आसानी से आगे जाने के लिए। तो इस मजेदार प्रश्न को बच्चों देखा जाए, क्या कहते हैं, जो हम धारा की दिशा में जाएंगे तो अनुकूल और विपरीत चलेंगे तो प्रतिकूल। देखिए क्या कहा गया, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में या स्थिर जल में चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत आसान तरीके से आप ज्ञात करें, क्या करें, सबसे पहले यहां पर नाव की स्थिर जल में चाल मान लें। हम लिख देते हैं नाव की स्थिर जल में चाल, जल में चाल कितनी होगी बच्चों, ये हो जाएगी x। अब चाल है बच्चों तो किसमें होगी, अब देखिए यहां दूरी लिखी है किलोमीटर में और समय लिखा घंटे में, तो हमारे लिए आसान क्या है, हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा मान लें। इसी प्रकार धारा की चाल को हम लोग क्या ले लें, धारा की चाल को हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखें कि हमें दो बातें कही गई, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल मतलब जब धारा के हम विपरीत चल रहे होंगे तो क्या होगी? जब धारा के विपरीत जाएंगे तो कम होगा, तो इसका मतलब नाव में से धारा की चाल घटाएंगे, वो हमारी चाल हो जाएगी नाव की उस दशा में। और कितनी होगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुकूल में कितनी होगी? नाव की धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में हम चल रहे हैं, तो क्या होगा? तब कितना होगा बच्चों? जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें धारा सहयोग कर रही है, धारा सहयोग कर रही है। अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी? दोनों जोड़ दी जाएंगी, और ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये दोनों चालें ज्ञात हो गई। आपको बच्चों एक सूत्र मालूम होगा कि चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हम इस सूत्र का प्रयोग करें तो देखिए क्या कहा जा रहा है? 10 घंटे में 30 किलोमीटर, 10 घंटे में 30 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और फिर हमसे कहा जा रहा है धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, मतलब 10 घंटे में हम 30 किलोमीटर जाएंगे और 44 किलोमीटर, दोनों मिला के कितना समय लगा? 10 घंटे। तो समय का यहां से अगर हम सूत्र बना लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कुल समय क्योंकि दिया हुआ है तो वो कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब आप देखिएगा आपको समीकरण कैसा प्राप्त होगा। प्रथम स्थिति, फर्स्ट केस, पहली स्थिति में आपको क्या मिल रहा है? प्रतिकूल कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। किस चाल से जाना है? x माइनस वाई से। फिर वापस आप जब लौटेंगे अनुकूल हो जाएगा, कितनी दूरी? 44। किस गति से? x प्लस वाई। और कुल कितना समय लगा? 10 घंटे। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों। अब हम दूसरा देखते हैं। क्या कहा जा रहा है? 13 घंटे। कुल समय कितना? 13 घंटे लगा बच्चों, है ना? कुल समय कितना लगा? 13 घंटे। और कितना है? 40 किलोमीटर। तो 40 बटे कहां? प्रतिकूल x माइनस वाई, और 55 अपॉन x प्लस वाई। ये समीकरण 2। और जरा अपने पिछले प्रश्न को आप देखिए तो इसी प्रकार के समीकरण वहां आपको प्राप्त हुए थे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार का समीकरण प्राप्त हुआ था जो हमने पिछला प्रश्न किया था। मैं आपको दिखाऊं, देखिए ऐसा ही था यहां पे इसका दूसरा भाग जो अभी हमने हल किया है। हमने उसमें क्या किया था? हम लोगों ने उसमें क्या किया था? हमने 1 बटे एक्स माइनस वाई और 1 बटे एक्स प्लस वाई को कुछ मान के रैखिक में परिवर्तित कर लिया था। यहां भी वही करिए। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू ले लीजिए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को वी ले लीजिए। क्या हो जाएगा बच्चों? जब ऐसे ही आप ये मानेंगे तो पहला समीकरण आपका क्या बन जाएगा? 30u 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर 3। और दूसरे में आप रखेंगे तो 40u प्लस 55v इक्वल टू कितना है बच्चों? 13 घंटे है ना? 13 घंटे आपसे कहा गया था, तो इसको हम इक्वल टू 13 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 13 घंटे। 13 घंटे हमने यहां पे 10 लिख दिया था, वो 13 होगा। देखिए 13 घंटे लिखा है प्रश्न में। ठीक है बच्चों, अब देखें आप, ये हमारा समीकरण नंबर 4 आ गया। सही है बच्चों, अब इन्हें मुझे हल करना है। हल करना कितना आसान था, मैंने अब देखिए अब तो बहुत आसान हो गया। आप u को हटा लीजिए। u को अगर हम विलोपित करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे? इसका विलोपन कैसे होगा? देखिए दोनों में गुणांक देखिए तो 0 0 दोनों में लगा है, तो 0 से हमारा काम पहले से बराबर है। किसको बराबर करना है? 3 और 4 को। तो समीकरण 3 को आप 4 से गुणा कर दें और समीकरण 4 को आप 3 से गुणा कर दें। जैसे ही आप ये गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहला समीकरण आपको मिल जाएगा 120u प्लस किससे गुणा कर रहे हैं हम? 4 से। तो 4 इंटू 44 करेंगे 176 आएगा। ठीक है बच्चों, v बराबर, और फिर 4 से जब आप गुणा करेंगे 10 को तो 40 आ जाएगा। और फिर नीचे 3 से करेंगे तो 1/20u प्लस, अब 3 से करेंगे तो 165, 55 इंटू 3 165, और 13 इंटू 3 39। और देखिए ये वाला पद हमारा
बराबर हो गया, लेकिन चिन्ह दोनों के प्लस में है, तो हमें घटाना है, तो नीचे वाले समीकरण चिन्ह परिवर्तित, ये कट गया। अब यहां 176 में से 165 को जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा और v बचेगा। और यहां बच्चों घटेगा तो कितना मिल रहा है हमें घटाने पर, ये 1 मिला, तो v का मान कितना हो गया बच्चों, 1/11। इस v के मान को आप कहीं भी लिख लीजिए, समीकरण 3 में या समीकरण 4 में, आपकी इच्छा पर है। तो हम अगर लिखें तो क्या मिलेगा, 30u + 44 × 1/11 इक्वल टू 10। ये देखिए कैंसिल, कितना बचा, 4, तो 30u इक्वल्स टू, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 हो गया, तो u का मान कितना, 1/5। 6 से 30 कैंसिल हुआ तो 1/5। अब आप इन दोनों को कहां रखना था आपको, जहां आपने इन्हें u और v माना है, अर्थात हमारे अगले जो दो समीकरण u और v के मान रख के बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए 1/x - y को हमने क्या माना था, हमने माना था u, और u का मान 1/5, तो इक्वल टू 1/5। और 1/x + y को हमने क्या माना था, हमने इसे माना था v, और वो कितना आया है, 1/11। तो ये वाला समीकरण क्या बन गया, ये बन जाएगा x - y = 5, ये 5 नंबर, और यहां से मिलेगा x + y = 11, समीकरण नंबर 6। अब ये दोनों समीकरण जो मैं आखिरी में आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे, दोनों को सिर्फ जोड़ना है, और जोड़ते ही आपका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे, जब x और y यहां पे है, यहां भी x + y है, जोड़ेंगे जब आप, तो आप देखना y को तो पहले से बराबर है, गुणांक पहले से बराबर हैं, और जोड़ते ही y के चिन्ह विपरीत हैं, घट जाएंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो x जुड़ेगा, क्या मिलेगा, 2x, y कैंसिल, 1, 5 और 11 को जोड़ेंगे 16, तो x का मान कितना हो गया, x का मान 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 8, इस x के मान को अगर हम यहां लिख दें तो हमारा हल करने पर y का मान कितना आ जाएगा, y का मान बच्चों कितना आ जाएगा, y का मान 3। इसका मतलब कि नाव की स्थिर जल में चाल कितनी हमने प्राप्त की, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अंत में आप लिख देंगे, और धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आप लोगों को बच्चों एक बार फिर द्विघात समीकरण जब हम इसके बाद वाला चैप्टर उठाएंगे वहां भी हमको देखने को मिलेगा, लेकिन उस स्थिति में हमारे पास इन दोनों में से कोई एक चाल दे दी जाती है और दूसरे की चाल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो ये यहां आपने जो सीखा है इसको हमें पुनः एक बार द्विघात में भी करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों ये था हमारा आज का इस संपूर्ण विषय के बारे में, चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पूरी हमने चर्चा की। हमने प्रत्येक प्रकार के प्रश्न आपके साथ हल किए, और आपने, हमें उम्मीद है, आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझकर और समझ में आने के बाद प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को हल किया होगा। अब आपका काम यह है कि आप अपनी एनसीईआरटी की किताब से इसके सभी प्रश्नों को हल करें और अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें। तब तक के लिए बच्चों घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।